नमस्कार, आज के वेबिनार में आप सबका स्वागत है। अगर आपके कुछ भी प्रश्न हो प्रेजेंटेशन के दौरान तो आप Q&A में अपने प्रश्न लिखिए। प्रेजेंटेशन के बाद 15 मिनट का समय दिया जाएगा। स्पीकर आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। चैट बॉक्स में पूछे गए जो प्रश्न होंगे उनको शामिल करना मुश्किल है, तो कृपया करके अपने प्रश्न Q&A में ही लिखिए। कुलकर्णी सर नमस्कार, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज का जो वेबिनार है ये महत्वपूर्ण है। इसका जो विषय है वो जो आप अंगूर उगाते हैं उसके फर्टिगेशन की तकनीक अपने को मालूम होना चाहिए, क्योंकि आजकल खाद बहुत महंगा हो गया है। उसका जड़ों में बराबर उसका उपयोग कैसा होना चाहिए उसके बारे में हमने इस्राएल में पढ़े हुए और इस्राएल में अच्छे काम करने हुए डॉक्टर अजीत इंगले जी है, उनको हमने स्पेशली बुलाया है। और सबसे महत्व है उनका जो पोस्ट ग्रेजुएशन हॉर्टिकल्चर में हुआ है वो हुआ है धारवाड़ में। तो जब हम प्रश्न उत्तर करेंगे उसमें हम आप क्वेश्चंस हिंदी या कन्नड़ में पूछ सकते हैं, जिसका आपको आंसर अजीत इंगले जी दे देंगे। आज का जो वेबिनार किया है वो हमारे अशोक करे जो अध्यक्ष है और शशिकांत भोसले सेक्रेटरी है, उनका जो एफपीओ है जमखंडी हॉर्टिकल्चर, उसके माध्यम से ऑर्गेनाइज किया है। तो सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं विनती करता हूं अजीत इंगले को कि उनका पीपीटी स्टार्ट करें। अजीत इंगले। सुरेंद्र जी, आपसे गुजारिश है आप अजीत इंगले जी का वीडियो ऑन कर दीजिए। अजीत इंगले जी, हम आपको देख पा रहे हैं। हाँ हाँ, मुझे आप देख पा रहे हैं, बट मैं मोबाइल वर्जन से एक्चुअली जो लैपटॉप वर्जन है उसमें मैं नहीं अपीयर हो रहा हूँ। अच्छा जी, आपका स्क्रीन तो दिखेगा ना? हाँ, मेरा क्योंकि मोबाइल वर्जन में मैं अभी हूँ, लैपटॉप वर्जन में मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ। अच्छा जी, पर हम आपको देख पा रहे हैं और हम लाइव हैं हमारे दर्शकों के साथ और वो हमें देख पा रहे हैं। तो अगर आप आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, आप आज के टॉपिक के बारे में उनको और जानकारी देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल मैडम। हमारे साथ अशोक करे जी और जो कि जामखंडी शशिकांत भोसले एंड शशिकांत भोसले जी भी हैं। तो नमस्कार जी, आप दोनों को भी हमारी तरफ से। आप लोग दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं? ಅಶೋಕ್ ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು, ಏನ್ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಎಲ್ಲರದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್. ಅಮಿತ್ ಸರ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸರ್ ತಮಗೂ ಸರ್, ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ. ಈ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗ ಸರ್, ಈ ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಜನ ನೋಡಿದ್ರು ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೋ. ಚಿಂತಾ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಬರೇ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನಡ್ರಿ. हाँ सर। ओके, सो अशोक जी और शशिकांत भोसले जी, आप आज के टॉपिक के बारे में या अजीत जी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? उसके बाद अजीत जी अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। अभी करेंगे मैडम, अभी मीटिंग शुरू करें मैडम, आप बाद में बोलेंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। हाँ सर, हाँ मैम। ओके, सभी द्राक्ष उत्पादकों को और द्राक्ष ग्रोवर भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं अजीत इंगले और मेरा परिचय आपको श्री प्रकाश जी कुलकर्णी ने आपने करके दिया है, बट थोड़ा परिचय कुछ ज्यादा ही हो गया। मैं पढ़ा इजराइल में नहीं हूँ,
मैंने कुछ दिन तक वहां पे काम किया है और मेरा जो काम रहा है वो फर्टिगेशन के सिलसिले में रहा है और उसके साथ में दूसरा जो रहा है वो जो रहा है वो IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इस सिलसिले में रहा है। हेलो। हाँ जी सर, आप कंटिन्यू करिए अजीत जी। वी कैन हियर यू। ठीक है अजीत सर, हम सब सुन रहे हैं सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो इन दो सिलसिलों में मेरा काम रहा है। उसके बाद में जब मैं यहाँ पे आया और मेरा काम बायोलॉजिकल सिस्टम इस कंपनी के स्वरूप में मैंने यहाँ पे काम किया और बहुत लोगों ने मुझे मेरे काम को पसंद भी किया और बहुत ज्यादा सपोर्ट भी मुझे किया। पर जब भी मैं मेरे काम के लिए ऑर्चर्ड में घूमता था या फिर आपके फार्म में आता था, तब मुझे पता चलता था कि जो फर्टिगेशन की टेक्निक यहाँ पे हो रही है वो आपका जो बेसिक फर्टिगेशन का डेफिनेशन है या फिर जो दुनिया में जो बाकी जगह है जहाँ पे जो फर्टिगेशन होता है उस हिसाब से जो ग्रेप इतना सोफिस्टिकेटेड और टेक्निकली एडवांस क्रॉप यहाँ पे है इंडिया में, जिसको बहुत अच्छे तरीके से डोमेस्टिकेट किया गया है, इस क्रॉप में जो फर्टिगेशन है वहां पे बहुत सारी लैक्यूना है। और वो लैक्यूना कहाँ से है? तो वो लैक्यूना है फर्टिगेशन देने के तरीकों से लेकर। अब फर्टिगेशन देने के जो तरीके हैं वो तरीके क्या है, वो जब शुरुआत मैंने किया तब ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग इसको जानते ही नहीं है। और जब मैंने इस पे काम करना शुरू किया या फिर मैंने जब लोगों को बताना शुरू किया कि सर फर्टिगेशन इस तरीके से बाकी देशों में करते हैं या इस तरीकों से करना चाहिए, तो उस वक्त फिर बोला कि सर जी ये हमको पता नहीं है या फिर पता भी है मगर जो प्रणाली इसके लिए लगती है वो बहुत खर्चीली है, बहुत ज्यादा उसे खर्चा लगता है, इसलिए हम गलती भी करते होंगे तो ठीक है बट हमारे पास में दूसरा कोई पर्याय उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम ये सब कुछ करने के लिए भाग है। तो इस तरीके से वो शुरू हुआ और 2015 से मैंने फर्टिगेशन पे काम शुरू किया और 2017 में एग्रीमेशंस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की, जो कंपनी फर्टिगेशन के बारे में और फर्टिगेशन के लिए लगने वाली जो अलग अलग प्रणालियां है वो आपको उपलब्ध कराती है। तो अभी हम चलेंगे प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो जो प्रेजेंटेशन मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, हम उससे जाते हुए एक एक टॉपिक को हम उजागर कर सकते हैं। श्रुति मैडम, मुझे पता चलेगा कि आप प्रेजेंटेशन किस तरीके से हम शेयर करें? हाँ जी बिल्कुल। स्क्रीन के नीचे वहां पे शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आपको दिख रहा रहेगा। yes. हाँ जी, तो आप शेयर स्क्रीन करके आपकी प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हैं। आप कर पा रहे हैं अजीत जी? Could you do that? Trying it. Okay. No. जो साथी हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं उनका मैं स्वागत करती हूँ। अभी अजीत जी अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करने वाले हैं हमसे। अजीत जी, आप फुल स्क्रीन कर देंगे तो और अच्छा रहेगा, सबको पूरी तरह से दिख पाएगी ये। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ओके। तो देखिए, आज का जो हमारा विषय है वो है अंगूर बगीचा में फर्टिगेशन की कुशल टेक्निक। और कुशल टेक्निक के लिए हम पहले समझते हैं कि फर्टिगेशन होता क्या है और जो फर्टिगेशन अभी हम कर रहे हैं
उसमें हमें क्या सुधारना करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग ये भी समझ रहे होंगे कि कुशल टेक्निक कल से हम उसमें बदलाव कर दे, कोई एक मशीन होगी जिसको हम लगा दे और बस हमारा काम अच्छे से हो जाए, बट ऐसा नहीं है। पहले हमें फर्टिगेशन को समझना होगा और ठीक से फर्टिगेशन समझने के बाद में हमको आगे बढ़ना होगा कि हम उसमें क्या बदलाव कर सकते हैं। तो हम फर्टिगेशन किस तरीके से इफिशिएंटली कर सकते हैं उसके बारे में आज की चर्चा मैंने तैयार की है। तो हम आपका स्वागत करते हैं एक एक ऐसे विषय के लिए जो प्रिसाइज फर्टिगेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हमने शुरू किया है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होता है कि फर्टिगेशन, हम फर्टिगेशन किसको बोलते हैं कि कोई खाद लाता है, एक बैग खाद लेके आता है दुकान से और वो दुकान से लाया हुआ खाद ये जमीन में छोड़ देता है। जमीन में वो या फिर मुट्ठी से छोड़ देता है या फिर कोई पौधों के पास में डाल के छोड़ देता है या जमीन को खोद कर डालता है या फिर ड्रिप द्वारा छोड़ता है। तो हम सभी को इसको फर्टिगेशन बोलते हैं। बट मित्रों मैं समझाना चाहता हूं कि फर्टिगेशन ये जो शब्द है ये दो शब्दों से बना हुआ है। वो है कि जो भी फर्टिलाइजर्स या न्यूट्रिएंट्स आप प्लांट्स को देते हैं, अपने फसल को देते हैं, वो इरिगेशन के माध्यम से जब आप देते हैं तभी उसको फर्टिगेशन कहा जाता है। तो ये जो शब्द तैयार हुआ है ये फर्टिलाइजर और इरिगेशन इन दोनों के संयोग से तैयार हुआ है फर्टिगेशन। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि जो चीज हम पानी से दे रहे हैं या जो चीज हम पानी के द्वारा दे रहे हैं वही चीजों को हम फर्टिगेशन कहेंगे या वही प्रोसेस को हम फर्टिगेशन करेंगे। उसके सिवा अगर कुछ हम करते हैं तो उसको हम फर्टिगेशन नहीं करेंगे, उसको फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा या फिर फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कहा जाएगा। तो फर्टिगेशन जो है तो जो खाद हम पानी के माध्यम से, इरिगेशन के माध्यम से हमारे पौधों को देते हैं, फसल को देते हैं, उसी को ही हम फर्टिगेशन कहते हैं। तो मुख्य स्वरूप से जब हम फर्टिगेशन देते हैं तो इसमें क्या होता है कि हम 13 न्यूट्रिएंट जो हमको लगते हैं, वैसे तो हमको 17 न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, 16 और 1 17, बट उसमें से जो बेसिक एलिमेंट्स है वो है CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और फिर आता है हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स जो कि NPK है, और फिर आता है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स जो कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है, और उसके बाद में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आता है। और दोस्तों सिलिकॉन भी एक बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से उसको मान्यता FCO ने दे दी है, मगर द्राक्ष में अभी वो प्रायोगिक तत्व पे है इसलिए हम सिलिकॉन की बात नहीं करेंगे। तो अगर ये स्लाइड आप देख सकते हैं तो पहले जो 3 है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये पौधों को तो फ्री में मिल जाते हैं, इसको देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जैसा CO2 है, वाटर है, इसमें से ही आपको CHO मिल जाता है। बट बाकी जो बचे हुए आपको ये जो 13 न्यूट्रिएंट्स दिख रहे हैं, ये 13 न्यूट्रिएंट्स आपको पौधों को देना होता है दोस्तों। तो ये पौधों को जब आप देते हैं तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम बेसल डोज डालेंगे या फिर हम DAP डालेंगे या फिर हम MOP डालेंगे। तो जब हम फर्टिगेशन की बात करते हैं तो फर्टिगेशन में हम वही फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं जो फर्टिलाइजर आपके पानी में 100% विद्राव्य है। अगर आप देखेंगे जब भी आपको न्यूट्रिएंट्स अप्लाई करना होता है तो आपके सामने 2 न्यूट्रिएंट्स होते हैं दोस्तों। एक जो न्यूट्रिएंट्स है वो पार्शियली सोल्यूबल और स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, बोले तो जिसकी घुलनशीलता पानी में पूर्ण तरीके से नहीं होती है। और दूसरे जो न्यूट्रिएंट है वो है जो पानी में 100% घुल जाते हैं, वो पानी में पूरी तरह से एक क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं या द्रावण फॉर्म करते हैं। तो हमको फर्टिगेशन में वही न्यूट्रिएंट्स यूज करना है जो न्यूट्रिएंट्स पूरी तरीके से पानी में विद्राव्य है। जो विद्राव्य नहीं है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि DAP रात भर घोल के रखते हैं और सुबह फर्टिगेशन से छोड़ते हैं। बट अगर आप फर्टिगेशन दे रहे हैं तो ये ठीक बात नहीं है। जो बात पानी में घुली ही नहीं वो बात पौधों तक जाएगी कैसे? तो अगर कोई DAP दे रहा है, हाँ वो सस्ता जरूर सोर्स है, बट आप DAP के साथ साथ बहुत सारी अनवांटेड चीजें जमीन को दे रहे हो, अनवांटेड चीजें आपके रूट जोन के पास में पहुंचा रहे हो, जिसके वजह से आपको कठिनाई हो सकती है। तो जब भी आप ये सारी न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं तो जो चयन करना है आपको, जो सिलेक्शन करना है फर्टिलाइजर का फर्टिगेशन के लिए, वो 100% वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर ही आपको यूज करना है। जो वाटर सोल्यूबल नहीं है उस चीजों की फर्टिगेशन में कोई अहमियत नहीं है। तो अभी हम जब पौधे के पास में जाते हैं तो पौधों के पास में पौधे जो है वो हमने दिया हुआ खाद कैसे उठा लेते हैं।
हम जो खाद पौधों को देते हैं, उनके उसको उठाने के लिए, जमीन से उठाने के लिए पौधों के पास कोई हाथ नहीं है, कोई पैर नहीं है। अगर मुझे कोई भूख लगी है तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा मेरे घर से कुछ खाने की चीजें उठाऊंगा और हाथ से मेरे मुंह में डालूंगा और खा लूंगा। बट पौधे थोड़ी ना ऐसे कर सकते हैं। पौधे हाथ या उनको कोई मुंह नहीं होता। तो पौधों को अगर कोई न्यूट्रिएंट्स आप अपने तक लेना है या एब्सॉर्ब करना है या फिर उसका शोषण करना है, तो उनके पास में जो प्रणाली है वो है उनकी रूट्स, उनकी जो जड़ें हैं, वो एक प्रणाली है जिससे आपका जो खाद है वो एब्सॉर्ब होता है। अब ये जो जड़ें एब्सॉर्ब क्या करेगी, इनको पता नहीं है कि ये खाद एब्सॉर्ब करने वाली है। इनको यही पता है कि हमें सिर्फ पानी एब्सॉर्ब करना है, और अगर खाद पानी में घुला हुआ हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके पौधों के अंदर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे बहुत सारे किसान भाई जो है वो थोड़ा अलग सोचते हैं, बट सोचते हैं कि मैं पूरे पूरे हफ्ते भर का खाद जो है वो आज दे दूं, या फिर हफ्ते भर का जो कैल्शियम है वो आज दे दूं, हफ्ते भर का जो मैग्नीशियम है वो कल दे दूं। बट ऐसा नहीं है। पौधों को सोमवार है तो उसको कैल्शियम उठाना है, ऐसा नहीं है। मंगलवार है तो मैग्नीशियम उठाना है, बुधवार है तो आज बाजार का दिन है तो मुझे कुछ नहीं उठाना है, सारे लेबर छुट्टी में है तो आज मुझे कोई न्यूट्रिएंट ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको पौधों को रोज एक काम होता है जो कि पानी उठाना है, और जब पानी ये उठाएगा तो न्यूट्रिएंट जो है, आपने दिया हुआ खाद जो है वो पानी के साथ में ऑटोमेटिकली पौधों के अंदर चला जाएगा। तो आपको क्या देना है कि आपको जो खाद देना है वो पानी में 100% घुला हुआ हो, और पानी के हर बूंद में आपका वो खाद जो है वो पहुंचा हुआ हो। प्रकाश सर, हेलो। बोला बोला बोला। हाँ सर, एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक। या गो अहेड। ओके, सो हमको देखना है कि जो भी खाद हम देते हैं उसको जड़ों में एब्सॉर्ब करने के लिए दूसरा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। पानी एक ही ऐसा मीडियम है जिससे ये खाद आपके रूट्स तक जाएगा, उसके सिवा आपके पौधों में जाएगा, उसके सिवा दूसरा कोई मीडियम नहीं है, उसको कोई भुजाएं नहीं है, उसको कोई पैर नहीं है जिससे वो एब्सॉर्ब कर सकता है। तो फर्टिगेशन क्या कहता है कि सबसे पहले जो अभी तक के स्लाइड में हमने देखा कि जो भी खाद आप फर्टिगेशन में दे रहे हैं वो 100% वाटर सोल्यूबल हो, ये पहला उसका नियम है उसका। इसलिए यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको बोलते हैं कि राइट फर्टिलाइजर। आप जो फर्टिलाइजर का चयन कर रहे हैं वो चयन ठीक से होना चाहिए। अगर फर्टिगेशन में आप फर्टिलाइजर ठीक से चयन नहीं करते तो आपका फर्टिगेशन उतना इफिशिएंटली नहीं होगा जितना आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है कि खाद पूरी तरीके से घुला भी नहीं, जब सोल्युबिलिटी का इशू आता है, जैसा कोई 0050 या SOP जैसा खाद है जिसको कम पानी में डाल दिया, वो पूरी तरीके से घुला भी नहीं है। एक्चुअली उसकी सोल्युबिलिटी जो है वो 12% सोल्युबिलिटी है, यानी 1000 लीटर पानी में खाली 120 kg ही वो घुलता है, मगर कम पानी में उसको डाल दिया, वो पूरी तरीके से घुला भी नहीं है, उसको ठीक तरीके से डिसॉल्व भी किया नहीं है और वो सीधा छोड़ दिया। वैसे ही एक आ जाता है मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में या फिर ट्रिपल के बारे में। ठंडियों के दिन, सर्दियों के दिनों में आप जब 19 वगैरह यूज करते हैं, पानी का तापमान कम होता है तो उस वक्त वो पूरी तरीके से घुलता ही नहीं है, बट उसका आप देखते नहीं और वो वैसे ही छोड़ देते हैं। तो अगर आप फर्टिलाइजर घोलेंगे नहीं तो वो ठीक से काम नहीं करेगा। तो इसलिए सबसे जरूरी ये है कि आप फर्टिलाइजर ठीक से घोलें। दूसरी बात जो है वो है फर्टिलाइजर का राइट डोज। ठीक है, अब राइट डोज कैसे कैलकुलेट किए? राइट डोज अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको देखना है कि मैं जो फर्टिलाइजर सिलेक्ट कर रहा हूं उस फर्टिलाइजर की या उस न्यूट्रिएंट की आपके प्लांट को कितनी जरूरत है। दोस्तों, राइट डोज जो है, राइट डोज में बहुत सारे एग्रोनॉमिस्ट इस पे काम करते हैं और आप उनका इसमें और ज्यादा उपयुक्त नॉलेज ले सकते हैं, क्योंकि राइट डोज जो होता है वो राइट डोज कहीं अजीत इंगले यहाँ पे बैठ के नहीं आपको बता सकता। राइट डोज कैलकुलेट करना पड़ता है। आपके पौधे कितने हैं, आपके पौधों पे आपने टारगेटेड बंच लोड कितना रखने वाले हैं, उसके बाद में आपका रूट जोन एक्सपांशन कितने एरिया में है, उसके बाद में आप कैलकुलेट करते हैं कि आपका राइट डोज
कितना होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल के तरीके पे इस पे समझाता हूँ। अगर मैं 10 टन उत्पादन इस सीजन में टारगेट करता हूँ, तो 10 टन के उत्पादन के लिए मुझे कितना नाइट्रोजन लगेगा, ये मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ। अगर आप 10 टन बंचेस लेंगे, 10 टन का अगर मटेरियल लेंगे, तो उसमें नाइट्रोजन जो है वो 2.5% नाइट्रोजन, 2.5% नाइट्रोजन अगर आप 10 टन में लेते हैं, तो लगभग आप कैलकुलेट कीजिए कि आपका 250 किलो नाइट्रोजन आपको 10 टन के लिए लगने वाला है। इसमें से बहुत सारा जो नाइट्रोजन है वो आपके जमीन में उपलब्ध है, बहुत सारा नाइट्रोजन आप पानी के द्वारा दे रहे हैं, और जो बचा हुआ टॉपअप है वही आपको खाद के स्वरूप में देना है। अगर आपका पानी और आपका जमीन में ही उससे ज्यादा नाइट्रोजन है, तो आपको नाइट्रोजन युक्त खाद देने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको वही देना है। अगर आप वैसे ही अगर फास्फोरस के बारे में देखेंगे, फास्फोरस के बारे में अगर आप देखेंगे, तो हमारा जो पूरा खर्चा है वो खाली फास्फोरस के लिए ही वो पूरा कॉन्सेंट्रेट होता है। हर हर व्यक्ति यही सोचता है कि काड़ी बनना चाहिए, काड़ी बनना चाहिए, उसका थिकनेस आना चाहिए, उसका पित्त अच्छा डेवलप होना चाहिए, और ये सब कुछ जो है वो फास्फोरस के कारण हम करना चाहते हैं। बट अगर आप देखें तो फास्फोरस आपके जमीन में कम नहीं है, उसकी उपलब्धता जो है उसमें आपका प्रॉब्लम है। फास्फोरस लगता सबसे कम है, बट उस पर खर्चा सबसे ज्यादा होता है। तो ये देखना चाहिए कि आप जो फर्टिलाइजर आपको देना है वो फर्टिलाइजर राइट तरीके से कैलकुलेट किया हो। अगर आप देखते हैं तो हमारी पूरी सॉइल जहां पे भी ग्रेप हो रहा है वहां पे कैल्शियम कहीं पे डिफिसाइट नहीं है, फिर भी कैल्शियम की उपलब्धता कम होती है। तो आपको ये देखना चाहिए कि भाई मुझे कैल्शियम देना है कि नहीं, और अगर मेरे जमीन में ही भरपूर प्रमाण से अगर कैल्शियम है तो उसको मैं अवेलेबल कैसे कर सकता हूँ, तो उसके बाद में आपको राइट डोज ऑफ फर्टिलाइजर्स ये कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि अगर मुझे राइट डोज कैलकुलेट करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं थोड़ा स्लाइड्स को आगे लेता हूं फिर पीछे आऊंगा। तो सबसे महत्वपूर्ण, जब आप फर्टिगेशन के लिए राइट डोज कैलकुलेट करते हैं, तो आपके सामने एक बहुत अच्छा सॉइल एनालिसिस रिपोर्ट होना चाहिए। दोस्तों, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे लोग हैं, कुछ गिने चुने हैं जो सॉइल एनालिसिस रिपोर्ट करते हैं, और जो भी करते हैं उस हिसाब से वो फर्टिगेशन का डोसेज कैलकुलेट नहीं कर पाते, या फिर सॉइल एनालिसिस रिपोर्ट मैंने कर तो लिया है सर, बट इसको पढ़ना कैसा, ये भी बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। तो जब आप सॉइल एनालिसिस रिपोर्ट करते हैं तो उसको आपको पढ़ना है, और सॉइल एनालिसिस रिपोर्ट के हिसाब से आपको फर्टिगेशन आपका प्लान करना है। तो पिछले कुछ सालों में मैं देखता हूँ कि 2015-16 से बहुत सारे लोग सॉइल एनालिसिस रिपोर्ट करा रहे हैं, बट सॉइल एनालिसिस रिपोर्ट करके सीधा वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं, अरे मेरे जमीन में फास्फोरस कम है, मेरे जमीन में पोटेश ज्यादा है, मेरे जमीन में कैल्शियम इतना है, और सीधा के सीधा आ जाते हैं कैल्शियम देने के पीछे। अगर कैल्शियम कम है तो कैल्शियम दीजिए, अगर मैग्नीशियम कम है तो मैग्नीशियम दीजिए, और सीधा से सीधा खुद होकर डोसेज ठहरा लेते हैं कि मुझे कितना देना है। बहुत बार क्या हो जाता है, जो सस्ता खाद होता है, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम सल्फेट जैसा खाद, तो उसके डोसेज 8 किलो तक ले लेते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट थोड़ा महंगा है तो उसके डोसेज कम कर लेते हैं, 5 किलो कर लेते हैं। 12 जैसा अपना मोनो अमोनियम फॉस्फेट है, अगर ऐसा खाद देखे तो ये महंगा खाद है, तो इसका डोज जो है वो कम कर लेते हैं। बट सॉइल एनालिसिस रिपोर्ट के बेसिस पे फर्टिगेशन कैलकुलेशन कोई नहीं करता। इसका कारण ये भी है कि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, या फिर जो भी प्राइवेट एक्सटेंशन वर्कर ग्रेप में काम कर रहे हैं उसमें बहुत लिमिटेड ऐसे लोग हैं जो इस बारे में जानते हैं, और वो जानते हैं, जो लोग जानते हैं वो इस बारे में इंफॉर्मेशन दे भी रहे हैं। बट बहुत सारे लोगों को कल्पना ही नहीं है कि फर्टिगेशन का डोज किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए। तो इसके लिए क्या होता है कि सॉइल एनालिसिस रिपोर्ट लोग करते हैं, और वो सिर्फ देखते हैं कि मेरे इसमें कम क्या है, और उसको मुझे कौन सा खाद दे के कंप्लीट करना है। 4 लोगों से चर्चा करते हैं, फिर वो खाद दे के बस अपना काम हो जाता है। बट इस तरीके का नहीं है। जब भी आप सॉइल एनालिसिस रिपोर्ट करें तो आपके जो भी एडवाइजर है या फिर जो भी एक्सपर्ट्स इस फील्ड में है उनको आप दिखाइए, और उस हिसाब से बेस्ड ऑन योर सॉइल एनालिसिस रिपोर्ट आप अपना फर्टिगेशन का प्रॉपर रेसिपी उसको बनाइए। ठीक है, अभी सॉइल एनालिसिस रिपोर्ट मैंने कर लिया, और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण 2 चीजें आपको दिखती है सॉइल एनालिसिस रिपोर्ट में, वो मैं समझाना चाहूंगा। अगर आप देखेंगे तो सॉइल एनालिसिस रिपोर्ट में सबसे पहले आपको दिया जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी,
फिर दिया जाता है पीएच और फिर दिया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट। तो हम सभी को मालूम है कि ईसी और पीएच ये कुछ तो भी रहता है, बट ईसी एग्जैक्टली क्या है और पीएच एग्जैक्टली क्या है ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो मैं, और लोग क्या बोलते हैं, और मुझे बहुत बार फोन आते हैं, साहब आपके पास में ईसी कम करने का कोई मशीन है क्या? तो मैं बोलता हूँ नहीं साहब, ईसी कम करने का कोई मशीन नहीं होता, ईसी आप कम ही नहीं कर सकते, क्योंकि ईसी जो है वो कम करने के लिए कोई फिल्टर या मशीन की कोई जरूरत नहीं है, वो आप कम नहीं कर सकते। वो इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी है सॉइल की, और जो भी पानी आप दे रहे हैं या फिर खाद दे रहे हैं उससे वो एक्यूमुलेट हो रही है, वो बढ़ रही है। तो उसके लिए नेचुरल फिनोमेनन है जो कि निसर्ग में होती है। अगर अच्छा बरसात होता है तो इसी ऑटोमेटिकली कम होती है साल्ट लीचिंग से, उसके लिए कोई मशीन नहीं है। बट मैं समझाता हूँ कि इसी है क्या। अगर आप रूट जोन देखते हैं तो रूट जोन जब आप देखते हैं और जब आप पानी देते हैं अजीत तो जी क्या हो जाता है, बट आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, जो आप खाद दे रहे हैं वो, या सर सॉरी टू इंटरप्ट। अभी ठीक है मैडम, अभी आ रही है? हाँ जी अभी बिल्कुल ठीक है। आप प्लीज लास्ट 2 सेंटेंसेस दोबारा से अगर बोल पाए तो। ओके, तो देखिए कि ईसी जो है वो मैं समझाना चाहूंगा। तो जब भी आप इरिगेशन देते हैं, और इरिगेशन में क्या करते हैं कि पहले पानी देते हैं, फिर और पानी देते हैं, और आखिरी के कुछ क्षणों में आप खाद दे देते हैं। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि आखिरी के 10 मिनट में 15 मिनट में खाद दे के छोड़ देते हैं। सपोज किसी का इरिगेशन 3 घंटे का है, 4 घंटे का है, तो 3 घंटा प्लेन पानी देंगे या 3.5 घंटा प्लेन पानी देंगे, और आखिरी का जो वक्त है आधा घंटा 20 मिनट, बहुत सारे लोग हैं जो 10 मिनट 5 मिनट में वो खाद दे के छोड़ देते हैं। एक्चुअली इससे क्या होता है दोस्तों, बताता हूँ कि जब आप खाद आखिरी कंडीशन में देते हैं, वो खाद बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड आप दे देते हैं, और ऊपर का जो रीजन है जो कि आपका एक्टिव रूट जोन का रीजन है, उसमें बहुत ज्यादा ईसी डेवलप हो जाता है, यानी साल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है। और अगर ज्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन रहा तो आपके पौधे पानी नहीं उठा सकेंगे, आपके रूट्स में का पानी जो है वो बाहर आएगा, एक रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस वहां पे होगा। ऐसा क्यों होता है, मैं एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा आपको बता रहा हूँ। अगर हमको जिसको अचार बनाना है, ओके, कन्नड़ वाले भी सुन रहे तो उप्पिनकाई जिसको बोलते हैं, तो अगर हमको अचार बनाना है तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी मैंगो है, जो हमारा आम है, उसको काटते हैं, कच्ची कैरी जो रहती है उसको काटते हैं और उसको नमक लगा के कुछ देर छोड़ देते हैं। कुछ देर नमक लगाने के बाद में क्या हो जाता है कि थोड़ी देर बाद में अगर आप जाके अगर उस बर्तन में देखे जहां पे नमक लगाए हुआ आपने रखा हुआ है, जो कच्चा आम है वो रखा हुआ है, तो आपको ध्यान में आएगा कि उसको थोड़ी देर के बाद में वहां से पानी आना शुरू हो गया है, उसको पूरा पानी छूट गया है। तो ये पानी क्यों आया, ये कहां से आया ये पानी? तो इसको हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्योंकि जब आपने आपके आम की जो जो टुकड़े थे उसको जब बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में नमक लगाया, तो जो आम की पेशियां थी, आम की जो सेल्स थी, उसमें का पानी रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया से बाहर आ गया, और वो जो नमक आपने लगाया था उसको डाइल्यूट करने के लिए बाहर आया था। वैसा ही दोस्तों आपके रूट जोन में होता है। आप जब भी पानी देते हैं तो अगर पानी के आखिरी क्षणों में, आखिरी 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में या 20 मिनट में आप खाद देते हैं, तो इससे क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा इसी आपकी एक्टिव रूट जोन में बढ़ जाती है, और उसके वजह से रूट जोन की ग्रोथ नहीं होती, न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब नहीं होती। और जब आप फिर से पानी देते हैं तो उस वक्त क्या हो जाता है कि जो न्यूट्रिएंट्स आपके पौधे ने अपटेक ही नहीं किए, वो न्यूट्रिएंट्स दूसरे पानी देने की वजह से फिर से वो लीच आउट हो जाते हैं, यानी जो दिया उसको भी ठीक से आपने यूटिलाइज नहीं किया, और जो जमीन में बचा है वो भी लीचिंग से निकल गया। तो इसके लिए फर्टिगेशन करते वक्त जब भी आप पानी दे रहे हैं तो वो पानी आप खाद के साथ में दे, और अगर आपका 3 घंटे का इंटरवल है तो मैं तो कहूंगा कि जनरली आप पहले 5-10 मिनट और आखिरी के 5-10 मिनट छोड़ के पूरे पानी में खाद दें। मगर ये अगर आपको ठीक से पॉसिबल नहीं होता है तो भी आप 70% जो पानी आप दे रहे हैं, सपोज आप 3 घंटे पानी दे रहे हैं, तो उसमें से 2 से 2.25 घंटे में वही खाद धीरे धीरे आप अपने पौधों को दें, ताकि आपके न्यूट्रिएंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत यूनिफॉर्म होगा और अक्रॉस द रूट जोन होगा।
और जिससे ईसी नहीं बढ़ेगी। मैं स्पेशली बात करना चाहता हूं कि जो हमारे सोलापुर, बीजापुर, जमखंडी, उसके बाद में जो चिकलगी क्रॉस का एरिया है और बागलकोट तक का एरिया है, ये जो सारे जो रीजन है ये बहुत हॉट रीजन है। और यहाँ पे क्या हो जाता है कि जब भी आप पानी देते हैं या फिर खाद देते हैं, तो खाद देने के बाद में आखिरी में आपने खाद दे दिया और जो पानी है वो इवेपोरेशन से उड़ गया, क्योंकि क्या होता है कि टॉप सॉइल का जो पानी है वो इवेपोरेशन से उड़ जाता है, और पानी उड़ गया मगर उसके साथ दिए हुए साल्ट उड़ गए क्या? नहीं, वो तो जमीन में ही है। तो क्या हो जाता है कि टॉप सॉइल का पानी ये उड़ जाता है और जो आपके साल्ट है वो वहीं पे रह जाते हैं। और अगर पानी नहीं और खाली साल्ट अगर आपके वहां पे पड़े हुए हैं तो प्लांट एब्जॉर्ब करेगा क्या? नहीं, वो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो इसके लिए इसी मैनेज करने के लिए दो बेस्ट पर्याय है। एक पर्याय है कि आप पानी के हर एक बूंद के साथ में खाद देने की कोशिश करें। अगर ये संभव आपको नहीं होता है तो आप अगर 100% पानी जो दे रहे हैं उसके 70% भाग में आप खाद जरूर दें। और दूसरा जो बेस्ट पर्याय आपके लिए है वो है मल्चिंग। मल्चिंग से क्या होगा दोस्तों कि जो आपका टॉप सॉइल का जो इवेपोरेशन है वो इवेपोरेशन नहीं होगा, और इवेपोरेशन नहीं होगा तो क्या होगा कि वहां पे बहुत सारा मॉइस्चर आपका रहेगा, जिसके वजह से आपका जो फर्टिलाइजर है वो इफिशिएंटली यूटिलाइज होगा, वहां पे ड्राइंग नहीं होगा और सिर्फ साल्ट वहां पे नहीं रहेंगे। तो ये मल्चिंग और पानी खाद जो है वो पानी के हर बूंद में देना, ये दो प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है फर्टिगेशन के लिए। तो ये मैंने इसी समझाई और मैं इसी पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। फिर आऊंगा मैं पीएच। दोस्तों, फर्टिगेशन जब भी आप करते हैं तो बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है पीएच को। तो पीएच हम सभी को मालूम है, यहाँ पे मैंने दिखाया है आपको चार्ट में कि जो पीएच है ये एक स्केल है जो सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी, और जो 0 से 14 तक ही होती है। बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि भाई मेरे जमीन का पीएच 17 हो गया, मेरे जमीन के पीएच 15 हो गया। तो ये रिसेंटली मैंने नासिक में सुना ये कहानी किसी से। बट देखिए, किसी के जमीन का पीएच 17 या 18 नहीं हो सकता, क्योंकि 14 से ज्यादा पीएच हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात जो है कि अगर आप देखेंगे तो स्पेन का कोई एरिया है जहां पे 10 वगैरह की आपको पीएच मिलेगी। बट हम तो बहुत खुशनसीब है कि हमारी पीएच मेरे एक्सपीरियंस से 9 के ऊपर मैंने नहीं देखी। कोई एरियाज होंगे जहां पे 9 है, और दूसरी जो है वो मैंने कोई एरिया जो है जैसे हिमाचल का कुछ एरिया है या फिर छत्तीसगढ़ और बल्लारी का कुछ एरिया है जहां पे मैंने 5 साढ़े 5 पीएच देखी है। बट हम 11-12 ऐसे कोई पीएच पे गए नहीं अभी तक, और जो हमारे जहाँ पे ग्रेप हो रहे हैं वहां पे हमारी जो पीएच है वो 5.5 से 8-9 तक कहीं तक पीएच है। तो बहुत सारे लोग हमको पूछते हैं साहब हमको पीएच मैनेज करना है। देखिए साहब, आप पीएच जमीन की कोई भी हालत में मैनेज नहीं कर सकते, ये सत्य है। क्योंकि आपकी जो जमीन है, अगर हम 1 एकड़ का एरिया लेते हैं तो वो 1 एकड़ के एरिया में अगर हम 1 मीटर डेप्थ तक का पूरा सॉइल लेते हैं तो 4000 टन मट्टी है। और 4000 टन मट्टी का अगर पीएच 8 है और उसको मुझे 5.5 लेके आना है या फिर लेके आना है, तो मुझे जो भी एसिड या फिर जो भी अमेंडमेंट लगेगा, वो एसिड होने दो या जो सल्फर जैसा अमेंडमेंट होने दो या जिप्सम जैसा अमेंडमेंट होने दो, इसकी जो मात्रा होगी वो हजारों टनों में होगी। और आप ये नहीं कर सकते, ये एक दिन में नहीं हो सकता। तो आप जब भी खाद देते हैं तो आपको जो पीएच है, अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो आपकी जो पीएच है अगर वो न्यूट्रल टू स्लाइटली एसिडिक रहती है, यानी अगर आपके जमीन की पीएच ये 6.5 के रेंज में है, तो आप देख सकते हैं कि आपको सभी के सभी न्यूट्रिएंट ये एब्जॉर्ब होते हैं। आप देखिए टॉप से लेके बॉटम तक। जनरली क्या हो जाता है, अगर फेरस जैसा है, अगर आपकी पीएच हाई हो गई है तो जो फेरस है ये एब्सॉर्ब नहीं होता है हाई पीएच में। और हम क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा चिलेटेड फेरस दो, बहुत ज्यादा फेरस सल्फेट का वहां पे स्प्रे करो, बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये आपके फेरस में नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो आपके पीएच के साथ में है। वही सिलसिला दोस्तों मैंगनीज के साथ में होता है। और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो फास्फोरस के साथ में हो जाती है। जैसे ही पीएच बढ़ती है तो क्या हो जाता है कि फास्फोरस आपका अवेलेबल नहीं होता है। तो फिर लोग क्या सोचते हैं कि भाई हम पीएच कम करना है। तो दोस्तों, आपको जमीन की पीएच आप नहीं कम कर सकते, उसको सालों लग जाएंगे आपको जमीन की पीएच कम करने के लिए। आपको टेम्परेरीली जो इफेक्ट क्रिएट करना है कि जो आपका राइजोस्फीयर है, जहां पे आपका पानी है, तो वो पानी जो है वो आपको लो पीएच का देना है।
और वो पानी अगर आप लो पीएच का देते हैं तो टेम्पररी एक इफेक्ट क्रिएट होता है जिसको हम टारगेट सॉल्यूशन इफेक्ट बोलते हैं, और उसके वजह से आपको न्यूट्रिएंट अपटेक के लिए आसानी होती है। हमेशा ध्यान में रखिए, अगर कोई भी ये बोलता है कि हमको जमीन की पीएच कम करना है तो ये संभव नहीं है। जब आप कोई किसी चीज का अमेंडमेंट यूज करते हैं और वो उसको सालों तक आपको यूज करना पड़ेगा, तब आपकी जमीन की पीएच कम होगी। बट हम क्या करना चाहते हैं कि जो भी हमारा टारगेट सॉल्यूशन है उसका टेम्पररीली पीएच हमको डाउन करना है, और उसके लिए हम एसिड का यूज करते हैं। और वहां पे जो अलग अलग एसिड के पर्याय है उसमें फर्टिगेशन में नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल रेकमेंड किया है, साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल रेकमेंड किया है। उसके बाद में आपका जो फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड का रेकमेंडेशन किया है, और उसके बाद में सल्फ्यूरिक एसिड का भी रेकमेंडेशन किया है। तो जब भी हम फर्टिगेशन कर रहे हैं तो बहुत सारे सवाल हमको आते हैं कि हमको पीएच किस तरीके से मैनेज करनी है। ओके, तो अब जब आपको पीएच मैनेज करनी है तो आपको मैंने बताया कि आपके पास में बहुत सारे पर्याय है जो पीएच मैनेजमेंट करने के लिए आप कर सकते हैं। जैसे कि एक जो पर्याय है वो सल्फर आप जमीन में डाल सकते हैं, दूसरा जो पर्याय है वो है आपका जिप्सम आप यूज कर सकते हैं, और तीसरा जो पर्याय है वो आप एसिड का डोजिंग कर सकते हैं। अब एसिड डोजिंग के लिए कौन सा एसिड आपको यूज करना है, उसके लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप सल्फ्यूरिक यूज करो, कोई बोलता है फॉस्फोरिक यूज करो। तो देखिए दोस्तों कि फॉस्फोरिक एसिड जो है ये एक चीप सोर्स ऑफ फॉस्फोरस भी है, और दूसरी बात जो है ये एक माइल्ड एसिड है। तो फॉस्फोरिक एसिड भी आप यूज कर सकते हैं। बट क्या होता है कि अगर आपके जमीन में कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज्यादा है तो उस वक्त अगर आप फॉस्फोरिक एसिड यूज करते हैं तो फॉस्फोरस जो है वो कैल्शियम के साथ में फिक्स हो जाता है और उसका कन्वर्जन कैल्शियम फॉस्फेट के स्वरूप में आता है, और कैल्शियम फॉस्फेट का प्रेसिपिटेट ये आपको सफेद कलर प्रेसिपिटेट दिखता है, और अल्टीमेटली ईसी आपका बढ़ता है। दूसरी बात, अगर आप और ऐसे जगह पे अगर आप फॉस्फोरिक एसिड यूज करते हैं तो आपका जो ड्रिप लाइन है वो भी चोकअप होता है। तो इसलिए आज के कंडीशन में बहुत सारे लोग जो डोजिंग करते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड डोजिंग करते हैं। बट सल्फ्यूरिक एसिड डोजिंग का एक एडिशनल बेनिफिट हमको ये है कि आप सल्फ्यूरिक एसिड देने के वजह से आप पीएच तो कम कर रहे हैं, साथ में कैल्शियम कार्बोनेट का भी डिग्रेडेशन कर रहे हैं और कैल्शियम कार्बोनेट को जिप्सम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये एक फायदा होता है। बट फिर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो भी सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास में है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, बहुत सारा वॉश्ड होता है, उसमें बहुत सारे हेवी मेटल्स होते हैं। तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड लेते वक्त बहुत केयरफुली आपको उसका चयन करना है। दूसरी बात और एक ऐसी है कि अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड का डोजिंग करते हैं तो ये बहुत ज्यादा करोसिव एसिड है, बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि एसिड अटैक की वजह से इसके सेल पे भी बहुत ज्यादा बैन है या फिर रेस्ट्रिक्टेड है। तो ऐसा एसिड यूज करने के लिए आप एग्रोनॉमिक जो भी आपका एग्रोनॉमिस्ट है उससे प्रॉपर आप सजेशन लीजिए, और जो भी अगर वो कहते हैं कि हाँ आपको इसको यूज करने की जरूरत है तो एक प्रॉपर टेक्निक से उसको यूज कीजिए ताकि आपका पीएच जो है वो 5.5 तक ही मेंटेन रहे, उसके नीचे वो ना जाए। और जो स्टोरेज और हैंडलिंग है, इसको जो संभालना है सल्फ्यूरिक एसिड को, वो बहुत केयरफुली आपको करना है। ठीक है, तो ये मैंने फर्टिगेशन में जो दो महत्वपूर्ण चीज मैंने बताई कि आप पहली बात सिर्फ और सिर्फ आपको जो वाटर सोल्यूबल चीजें हैं, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है वही यूज करना है। दूसरी बात मैंने बताई कि जो डोज आपको कैलकुलेट करना है फर्टिगेशन के लिए, वो किसी ने 3 किलो छोड़ दिया, किसी ने 5 किलो छोड़ दिया, मेरा प्लॉट बड़ा है तो मैंने 8 किलो छोड़ दिया, या फिर मेरे को पिछले बार बहुत ज्यादा पैसा हुआ तो मैं अभी बहुत हाई ग्रेड लाया और उसको 20 किलो छोड़ दिया। ये ना करते हुए आपको जो छोड़ना है वो छोड़ना है एक राइट क्वांटिटी में, और वो राइट क्वांटिटी सॉइल एनालिसिस रिपोर्ट निकालने के बाद में एक प्रॉपर एग्रोनॉमिक एक्सपर्ट को कंसल्ट करने के बाद में आपको पूरे एक स्ट्रैटेजिक वर्कआउट करना है कि मुझे पूरे साल में किस तरीके का यील्ड चाहिए और इस हिसाब से मेरी क्या स्टेप्स होना चाहिए फर्टिगेशन के लिए। तो ये चीज मैंने बताया। और जो नेक्स्ट टॉपिक था जिसको मैंने आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बताई, जिसमें था कि भाई जो भी आपको खाद देना है वो खाद आप 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट में ना दे, वो पानी के साथ में दे, पानी के हर बूंद के साथ में दे। और अगर हर बूंद के साथ में देना अगर आपको मुमकिन ना हो तो आप पानी के 70% पोर्शन में उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो
अभी जो मैंने बताया कि फर्टिगेशन, ओके ओके, अब हम आएंगे कि फर्टिगेशन में आपकी जो प्रणालियां है, अभी मैंने बताया कि आपको जो खाद देना है वो खाद पानी के हर एक बूंद में देना है। तो अभी पानी के हर एक बूंद में अगर मुझे खाद देना है तो सबसे पहले मुझे क्या दिखता है कि मैं जो खाद है वो पिस्टन से दूं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो यूज करते हैं वो पिस्टन का यूज करते हैं। उसका दो बेनिफिट है, एक तो वो स्प्रेइंग के लिए भी काम में आ जाता है और खाद देने के लिए भी काम में आ जाता है। बट जब आप पिस्टन का यूज करते हैं तो उस वक्त ड्रॉबैक क्या होता है कि पिस्टन का जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा होता है, और ज्यादा फ्लो होने के कारण आपका अगर 200 लीटर का खाद का द्रावण आप करते हैं या फिर घोल आप करते हैं तो वो खाद का घोल 5 मिनट 10 मिनट में चला जाता है। और अगर 5 या 10 मिनट में आपका घोल चला गया तो फिर से वही बात आ जाती है कि आप फर्टिगेशन तो कर ही नहीं रहे, क्योंकि फर्टिगेशन का कहना है कि पानी के हर बूंद के साथ में आपको फर्टिलाइजर देना है। अगर आप 5 मिनट में दे रहे हो तो उसको तो फर्टिगेशन कहा ही नहीं जाएगा। दूसरी बात जो है वो हम यूज करते हैं वेंचुरी। अब वेंचुरी एक ऐसा चीज है जो बहुत अच्छा है, बट जब भी आप वेंचुरी यूज करते हैं तो आपका जो प्रेशर अजीत जी सॉरी, अजीत जी एक्सक्यूज मी सर, सॉरी बट नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है शायद। ड्रॉप हो गया तो जो भी फर्टिलाइजर आप दे रहे हैं वो यूनिफॉर्म नहीं गिरता। अजीत जी शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रही है, तो आपकी आवाज कुछ अभी हम सुन नहीं पा रहे थे। We are not able to listen. अजीत जी, आप का सिस्टम हैंग हुआ है आप, या आप हमें सुन पा रहे हैं? आई थिंक अजीत जी के यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क इशू हुआ है और उनका सिस्टम हैंग हुआ है। वो वापस ज्वाइन कर रहे हैं। अजीत जी, आप हमें सुन पा रहे हैं पर आप वहां से अब हम आपको देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। वापस नाउ वी कैन हियर यू। ओके, हाँ जी, राइट। तो हम थे, हाँ जी, बिल्कुल, वी आर बैक ऑन ट्रैक। ओके, सो हमारे पास में ऑप्शन रहते हैं जहां पे हम वेंचुरी से देते हैं, बट वेंचुरी का जो प्रॉब्लम है, ड्रॉबैक है, वो है कि वेंचुरी से यूनिफॉर्म प्रेशर आपको मेंटेन नहीं होता। और तीसरा अरेंजमेंट जो कि मैं यहाँ पे और एक फोटो में आपको दिखा सकूंगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वेंचुरी को एक एक्स्ट्रा 3 HP का पंप जोड़ देते हैं और उसमें से प्रेशर को कॉम्पनसेट करते हैं और उसमें से खाद देते हैं। बट अगर आप देखे जाए तो पहला जो तरीका है जो कि पिस्टन से देने का है, उसमें हेवी मेंटेनेंस है, क्योंकि आप जानते हैं कि सारे जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, करोसिव होते हैं। इसके वजह से आपके पिस्टन का बहुत ज्यादा मेंटेनेंस निकलता है। दूसरी जो चीज है वो है वेंचुरी। वेंचुरी में आप दे तो सकते हैं, बट प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से आप फिर से फर्टिगेशन का जो मेन पर्पस है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो सॉल्व नहीं होता है। और जब आप एडिशनल एक पंप लगा के फर्टिगेशन देना चालू करते हैं तो उस वक्त फिर से आप फर्टिगेशन बहुत कम टाइम में दे देते हैं, 5 से 7 मिनट में फर्टिगेशन दे देते हैं। फर्टिगेशन नहीं कहलाता, आपको फर्टिगेशन पानी के हर एक बूंद में देना है। और इसके सिवा भी फार्मर के पास में इतने सारे तरीके हैं, जो तरीके बस गिनना ही जरूरी है। बहुत सारे, एक बैटरी ऑपरेटेड स्प्रे रहता है, उसका सामने का नोजल निकाल के ड्रिप के लाइन में डाल देते हैं, हो गया फर्टिगेशन, उसमें खाद घोल दो और वो चलने दो। दूसरी बात क्या है कि बहुत सारे लोग जो आपका ब्लोअर होता है जो स्प्रे के लिए यूज किया जाता है, उसमें से एक बाईपास निकालते हैं और उसके थ्रू देते हैं। और भी कोई टेक्निक ऐसी है, और मैंने ये तासगांव और सांगली एरिया के बड़े बड़े ग्रोअर के पास में देखी है कि जो आपका कुएं में जो फुटबॉल होता है जहां से पंप पानी खींचता है, उसी के साइड में एक नली लगी हुई होती है, और जिससे क्या होता है कि पूरा द्रावण वो वैक्यूम से खींचना शुरू कर देती है। वो भी एक टेक्निक है, बट ये सारी क्रूड टेक्निक है, ये करेक्ट टेक्निक नहीं है, और रिस्की टेक्निक भी है, और जिसमें मेंटेनेंस भी होता है। तो इसलिए आप क्या सोचते हैं कि मैं 5 मिनट में खाद दे दिया तो वो खाद
दे दिया तो मेरा काम हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। आपको क्या करना है कि आपको आप जो करते हैं, देखिए किस तरीके से होता है, मैं बताता हूँ। आपने सपोज 5 मिनट में खाद दिया, देखिए क्या होता है जमीन में। देखिए ये जो जमीन, पौधे के रूट्स है, ये पौधे की जड़ें है। आपने ड्रिप ऑन किया, ड्रिप ऑन करने के बाद में पानी दिया, फिर और पानी दिया, और फिर और पानी दिया, और उसके बाद में आखिरी मिनट में आपने खाद दे दिया, बराबर है। अब क्या लगता है, आखिरी 10 मिनट में मैंने 5 मिनट में खाद दे दिया, हमको लगता है बस सारा व्हाइट रूट जोन तो ऊपर ही है और ऊपर ही मैंने खाद दिया, बट ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि ऊपर के रूट्स, अगर आपकी ईसी बहुत ज्यादा हो जाए या फिर बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन आपका ऊपर के रूट जोन में हो जाए, तो वहां पे रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। और ऐसा सिचुएशन वहां पे आ जाता है कि टॉप सॉइल में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है और नीचे में कुछ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है। और जब न्यूट्रिएंट्स ऊपर के लेवल में बहुत ज्यादा होते हैं, तो मैंने बताया आपको रिवर्स ऑस्मोसिस होने के चांसेस रहते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स इसमें से एब्सॉर्ब हो भी जाए, बट फिर क्या होता है, हम फिर से पानी देते हैं, और जब पानी देते हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स है, जो कि अनयूटिलाइज्ड न्यूट्रिएंट्स है, इनका सबका लीचिंग हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं, बट देने का तरीका गलत यूज करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि पानी के हर एक बूंद के साथ में आपको न्यूट्रिएंट्स देना है। अब इसके लिए क्या करना है, अगर मैंने बोला कि पानी के हर एक बूंद के साथ में देना है और अलग अलग ग्रुप के न्यूट्रिएंट्स मुझे देना है, तो मैं क्या करूं, सारे खाद लूं, एक में डाल दूं और पानी के साथ में दूं। तो ऐसा नहीं होता है, आपको न्यूट्रिएंट जो है वो ग्रुप के हिसाब से मिलाना है। बहुत बार क्या हो जाता है कि न्यूट्रिएंट्स जो है फॉस्फेट, सल्फेट और नाइट्रेट्स, ये 3 ग्रुप में क्लासिफाई होते हैं। सारे नाइट्रेट्स युक्त जो खाद है, जो फर्टिलाइजर्स है, वो एक में मिक्स होते हैं। जो फॉस्फेट युक्त है वो सारे एक में मिक्स होते हैं, और जो सल्फेट है वो एक में मिक्स होते हैं। बट फॉस्फेट सल्फेट के साथ में नहीं हो सकता, सल्फेट नाइट्रेट के साथ में नहीं होता, और नाइट्रेट फॉस्फेट सल्फेट के साथ में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि मेरे पास में कैल्शियम नाइट्रेट है, मैग्नीशियम नाइट्रेट है, तो कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट ये दोनों नाइट्रेट है, इसलिए एक में घुल सकते हैं। बट अगर मेरे पास में मैग्नीशियम नाइट्रेट है और मैग्नीशियम सल्फेट है, तो एक नाइट्रेट है और एक सल्फेट है, दोनों में मैग्नीशियम है, बट मैग्नीशियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट एक में नहीं घुलेंगे। तो आपको क्या करना है कि सेपरेट सेपरेट टैंक करना है और सेपरेट सेपरेटली इसको देना है। इसके लिए आपके हर एक बूंद के साथ में अगर आपको फर्टिगेशन देना है, तो आप वेंचुरी ठीक से नहीं कर सकते, आप पिस्टन से उसको ठीक नहीं कर सकते, और जो प्रणाली आती है उसके लिए आपको एक सोफिस्टिकेटेड मशीन की जरूरत होती है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई सोफिस्टिकेटेड मशीन अगर हमको चाहिए तो ये बहुत खर्चा इसको लगता है। तो मैं कहूंगा कि आप ऑटोमेशन की तरफ आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सोफिस्टिकेटेड मशीन में आपका एक ही पर्याय होना चाहिए कि मुझे जो भी खाद है वो खाद पानी के हर बूंद में देना शक्य हो, पॉसिबल हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मेरे पास में, जैसे हम एग्रीमेशंस में ये काम करते हैं कि हमारे पास में सॉल्यूशन है, हम क्या करते हैं, मैनुअल सिस्टम्स देते हैं। ये मैनुअल सिस्टम्स में एक फैसिलिटी क्या होती है कि आपका जो खाद है वो खाद पानी के हर एक बूंद के साथ में दे सकते हैं। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का आपका प्रेशर का लॉस नहीं होता। सपोज आपका 200 लीटर का फर्टिलाइजर का घोल है या फिर द्रावण है, तो 200 लीटर का जो फर्टिलाइजर का द्रावण है, ये 200 लीटर का द्रावण आप अगर 1 घंटे में देना चाहते हैं वो भी शक्य है। अगर आपका 1 घंटे का इरिगेशन प्रोग्राम है तो 1 घंटे में दे सकते हैं। अगर इसको 2 घंटे में देना चाहे तो दे सकते हैं, 3 घंटे में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, 4 घंटे में दे सकते हैं। और अगर 200 लीटर का द्रावण आपको 10 घंटे में देना है तो भी आप इसको दे सकते हैं। इसमें प्रेशर नहीं होता, इसमें किसी भी तरीके का आपका मेंटेनेंस नहीं है, ये मेंटेनेंस फ्री सिस्टम्स है। और ये प्रणाली अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा इस चीज का फायदा होगा। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपके जो 3 ग्रुप के खाद में पता इरिगेशन में हमको करना चाहिए, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए कि एक टंकी जो है वो फॉस्फेट के लिए यूज करना चाहिए, एक टंकी जो है वो सल्फेट के लिए यूज करना चाहिए, और एक टंकी जो है वो नाइट्रेट के लिए यूज करना चाहिए। और जो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, अगर वो चिलेटेड फॉर्म में है तो वो कोई भी टंकी में आप डाल सकते हैं। जनरली कैल्शियम के साथ में उसको ना डाला जाए, बट अगर चिलेटेड आपके न्यूट्रिएंट है तो वो न्यूट्रिएंट आप कहीं पे भी डाल सकते हैं। आप उसको फॉस्फेट के साथ में डाल सकते हैं,
नाइट्रेट के साथ में डाल सकते हैं या फिर सल्फेट के साथ में भी डाल सकते हैं, बट आप उसको कैल्शियम के साथ में डालना अवॉइड करें। और अगर आपके सल्फेट फॉर्म के न्यूट्रिएंट है, अगर आप चिलेट्स नहीं यूज करते, अगर आप सल्फेट फॉर्म के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम सल्फेट है, सॉरी मैंगनीज सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, तो वो सल्फेट के साथ में आप डाल सकते हैं। और उस हिसाब से आपको जो भी फर्टिलाइजर छोड़ना है वो फर्टिलाइजर वो रिस्पेक्टिव टैंक से आप अपने बागीचे को छोड़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको 3 ग्रुप के जो मेन फर्टिलाइजर है वो 3 ग्रुप के फर्टिलाइजर के लिए 3 टैंक करनी है और 3 टैंक में आपके स्टॉक सॉल्यूशन रखना है और वो फर्टिगेशन सिस्टम के द्वारा आपको छोड़ना है। अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरा आज का इरिगेशन प्रोग्राम समर मंथ है और मेरा इरिगेशन प्रोग्राम ये 4 घंटे का है या फिर 3 घंटे का है, तो आप सेट करें कि मुझे 3 घंटे में कितना खाद जाना जरूरी है। फॉर एग्जांपल 3 घंटे में अगर मुझे 150 लीटर खाद देना है तो 1 घंटे में मेरा 50 लीटर करना है। आप 50 लीटर उसको एक फाइन फ्लो एडजस्टमेंट वाल्व हमने दे रखा है जो आप उसके ऊपर सेट कर सकते हैं और उस तरीके से 50 लीटर आपका 1 घंटे में यानी 150 लीटर आपका 3 घंटे में ऑटोमेटिक देगा और आप पानी के हर बूंद में खाद इसको दे सकते हैं। और एडिशनली टंकी आप एक लगा सकते हैं जो कि आपको एसिड के लिए यूज करना है। तो इसी तरीके से ये काम करता है। इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास में हैं और आप उसका यूज भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे वक्त रिमाइंड कीजिएगा सर कि मेरे पास में वक्त कितना बचा है, तो फिर मैं आगे उस हिसाब से जाऊंगा। अनदर 2-3 मिनट्स। ओके, तो 2 से 3 मिनट हमारे पास में बचे हुए हैं, तो मैं कंक्लूड करना चाहूंगा ये पूरे सेशन को। फर्टिगेशन की जो एडवांस टेक्निक है जिसमें हमने सबसे पहली बात आप सभी को ये बताई कि जो भी फर्टिगेशन आप कर रहे हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स ही आप यूज करें। अगर बहुत सारे लोगों की प्रैक्टिस ऐसी है कि आप अगर जो पार्शियली सोल्यूबल फर्टिलाइजर है या फिर जो ग्रैन्युलर फर्टिलाइजर्स है इसको रात भर भिगो के रखना, उसको एसिड में डाल के रखना, उसको एक बोरी में बांध के रखना और वो बोरी पानी में डालना और उसका घोल सुबह देना, ये सारी चीजें जो है वो फर्टिगेशन के व्याख्या में कहीं नहीं आती। और आपको अगर फर्टिगेशन करना है तो उसमें 100% वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स ही आपको यूज करना है। दूसरी जो चीज है, जो भी फर्टिलाइजर का राइट डोज आपको कैलकुलेट करना है उसके लिए हर एक ग्रेप ग्रोअर ने, क्योंकि ग्रेप ग्रोअर सभी किसानों का और सभी देश के किसानों का एक श्रेष्ठ लीडर, टेक्निकली एडवांस और बहुत नॉलेजफुल समझा जाता है। और नॉलेजफुल आदमी जो फर्स्ट मूवर होता है तो उसने हर एक ग्रेप ग्रोअर ने आपके सॉइल का एनालिसिस रिपोर्ट ये एक निकालना जरूरी है। दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि जब भी आप सॉइल एनालिसिस रिपोर्ट निकालते हैं तो आपको वो पढ़ना जरूरी है। अगर आपको वो पढ़ना नहीं आता तो जिनको वो पढ़ना आता है या फिर जो भी आपके टेक्निकल एक्सपर्ट है या फिर एडवाइजर है या फिर कोई एक्सटेंशन वर्कर्स है या फिर कोई साइंटिस्ट है आपके आजू बाजू में, तो उनको जाके मिलिए और सॉइल एनालिसिस रिपोर्ट किस तरीके से पढ़ना है वो समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि उसमें आपको दिख रहा है कि मैग्नीशियम लो दिया है तो मैग्नीशियम लो दिया है तो कल से मैग्नीशियम डालना शुरू करो, या फिर पोटेशियम हाई दिया है तो आप पोटेशियम निकालना कुछ उसके लिए कुछ काम करो। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि पोटेशियम को ये करता है वो बाइंड करता है, फिर मुल्डर थ्योरी को बीच में लोग लाते हैं। बट सॉइल का अगर इनहेरेंट प्रॉपर्टी कुछ है तो उसको चेंज करने में बहुत ज्यादा लिमिटेशन है। तो आप ये ध्यान में रखिए कि सॉइल एनालिसिस रिपोर्ट देखते ही मैंने कुछ काम कर दिया या फिर कुछ फर्टिलाइजर डालना शुरू कर दिया तो ये सही तकनीक नहीं है। आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी, मेरे पूरे साल के हिसाब से मुझे न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कितनी है और वो मैं कैसे देता हूँ, इस पे आपको काम करना है। आपको पूरा के पूरा एक दम में देके छोड़ना नहीं है। फिर नेक्स्ट बात मैंने बताई, यस माय रिक्वेस्ट इज क्वेश्चन आंसर में जाइए और अभी जो क्वेश्चन आंसर पढ़ के आप जरा उसका आंसर दीजिए। ओके और ನಿಮಗೆ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಾಗ ಉತ್ತರ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಆಯ್ತು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಹುಶಃ ಕನ್ನಡವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿನೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿನೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. तो पहला प्रश्न हम लेंगे, जो प्रश्न है सहायक पोषकनाशक सिलिकॉन। इनका जो प्रश्न है वो है कि सहायक पोषक सिलिकॉन निकेल सेलेनियम,
अब देखिए ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಕನ್ನಡವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ 2 ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಂಪೋಸಿಯಂ ಆನ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮತ್ತೆ 7th ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಂಪೋಸಿಯಂ ಆನ್ ಸಿಲಿಕಾನ್. ಇವಾಗ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಏನ್ ರೋಲ್ ಇದೆ ಅದು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ತಗೋರಿ ಅಥವಾ ಬೇಳೆ ತಗೋರಿ ಅಥವಾ ನೀವು ನಿಮ್ದು ಅಕ್ಕಿ ತಗೋರಿ, ಈ ತರ ಕ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇದೆ. ವಿದೌಟ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆ ಕ್ರಾಪ್ ಆ ಬೆಳೆ ಬರೋದು ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ನೋ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಕುಕುಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿನೋ ಸಿಲಿಕಾನ್ ರೋಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೋ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ರೋಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಿಕೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಲೆನಿಯಂ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಕೆಲ್ ಸೆಲೆನಿಯಂ ಇದು 2 ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಇನ್ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಫೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ FCO ಇನ್ನೋ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಲಿಟರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಕೆಲ್ ಬೇಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಲೆನಿಯಂ ಬೇಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತಗೋಬಾರದು ಅಂತ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್. ಮತ್ತೆ ಸಾರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೈಂಡ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ನೋಡ್ರಿ ಸರ್, ಇವಾಗ ಸಾಯಿಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ವೆರಿ ಈಸಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೀವು ತಗೋರಿ. ಸಾಯಿಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐಡಿಯಲ್ ಇಸಿ 0.9 ತನಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಇಸಿ 0.9 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆ ಇಸಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಾಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಸರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. But I think that is a calculation part, and that calculation part I will share you 1 or 2 slides if time permits. But Ajit ji, sorry, there is network issue. अजीत जी सॉरी, नेटवर्क इशू है, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहे हैं. अजीत जी सॉरी, नेटवर्क इशू है. is decided. Okay, now it is fine, madam. One second. Yes, now it's fine. हाँ जी, now it's fine, but you can repeat the answer again. आप प्लीज दोबारा बताएंगे. हाँ, तो न्यूट्रिएंट कैलकुलेशन ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है. कॉम्प्लिकेटेड बोलने से अच्छा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, फॉर्मूलाज है उसके लिए स्टैंडर्ड, बट उसके लिए एक्सपर्ट की जरूरत है. और ये कैलकुलेशन के लिए अगर टाइम परमिट करता है तो कुछ और वेबिनार हम ऑर्गेनाइज करेंगे, या फिर आप उसके कैलकुलेशन के लिए हाइफा का एक स्मार्ट फर्टिलाइजर कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर है जिसका मदद आप ले सकते हैं. व्हाई सीए कैन नॉट बी मिक्स. ओके, तो ये प्रश्न पूछा है सौरभ ने. इनका कहना है कि कैल्शियम के साथ में इसको क्यों नहीं मिक्स कर सकते हैं. तो बहुत देखिए, जनरली क्या होता है कि जो चिलेट्स है वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि चिलेट्स जो है वो जनरली ऑर्गेनिक एसिड से बने हुए होते हैं. ऑर्गेनिक एसिड कैल्शियम के साथ में रिएक्ट होता है, ऐसा समझ है. इसलिए जनरली एक प्रैक्टिस है कि कैल्शियम के साथ में चिलेट्स नहीं मिक्स करना चाहिए. आगे का जो प्रश्न है वो है, सर हाउ मच विल कॉस्ट योर सिस्टम. तो ये क्वेश्चन के लिए आप अलग से कुछ लिंक शायद किसान वाले देंगे, शायद उस पर आप रिएक्शन दे सकते हैं, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. आपका फोन नंबर दीजिए बाद में. हाँ जी, मैं फोन नंबर आखिर में दूंगा. सर, आपका फोन नंबर जो है वो एंड स्लाइड में है, तो जो आपसे कांटेक्ट करना चाहे वो कर सकते हैं. ओके. उसके बाद में गजानन जी ने एक प्रश्न पूछा है, सर टुडे वी हैव ऑक्साइड फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर लाइक सोनाइट, कैन वी अप्लाई इट थ्रू ड्रिप एंड इट इज अवेलेबल टू प्लांट. देखिए, जहां तक मेरा नॉलेज है ऑक्साइड के बारे में, तो बहुत लिमिटेड ऑक्साइड बेस्ड फर्टिलाइजर है जो जेन्युइन है. बिकॉज ऑक्साइड जो होते हैं वो सॉइल में सोल्यूबल ही नहीं है, बट उसको कुछ स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी है जिसमें आप नैनो पार्टिकल लेवल तक क्रशिंग करने के बाद में ही ऑक्साइड आपके सोल्यूबल होते हैं. और जहां तक कि मैंने पढ़ा है या फिर मेरा नॉलेज है, वहां पे आपको ऑक्साइड्स अगर यूज भी करते हैं और अगर अच्छे क्वालिटी के हैं, शायद इको एग्रो करके एक कंपनी है जो कि पुणे की कंपनी है, और उनके पास में ऑक्साइड फॉर्म के फर्टिलाइजर्स है
तो अगर वो यूज भी करते हैं तो फोलियर ग्रेड के लिए रेकमेंडेड है। अगर आप ऑक्साइड फॉर्म के फर्टिलाइजर सॉइल से या फिर उसको फर्टिगेशन में रिप्लेसमेंट करना चाहे तो शायद आपको बेनिफिट अच्छा मिले, बट एट व्हाट कॉस्ट, उसकी कॉस्ट कहीं के कहीं चली जाएगी। इसलिए आप ऑक्साइड के जो सॉइल में वही नहीं लेना है, डोंट यूज इन द सॉइल। ओके, तो आप फोलियर के लिए ही आपको यूज करना है वो, ठीक है। उसके बाद में मशीन प्राइस वेयर परचेस ओके नंबर दिया जाएगा। गजानन, इट इज बेटर टू अदर फार्म ऑफ, इज इट बेटर टू अदर फॉर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर? तो मैंने आंसर आपको दे दिया है सर, कॉपर इज मोर। हाँ, कॉपर अगर मोर है तो उसमें कोई आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉपर बहुत ज्यादा एंटीगोनिस्टिक नहीं है किसी चीज को। आप जो मेजर न्यूट्रिएंट है उस पर ध्यान दीजिए। अगर माइनर न्यूट्रिएंट थोड़ा सा ज्यादा भी होता है तो ऐसी चीजों को इग्नोर किया तो बेटर रहेगा, क्योंकि जो चीज ज्यादा है जमीन में वो इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी है उसकी, उसको आप निकाल तो नहीं सकते इतनी इजीली। ड्यूरिंग द रेनी सीजन हाउ टू गिव न्यूट्रिएंट्स, फिर से यही सवाल है कि हाउ टू गिव द न्यूट्रिएंट्स, ये मैं नहीं बता सकता। अगर आपका जो भी फर्टिगेशन शेड्यूल या फिर आपकी जो स्ट्रेटेजी है या फिर आपका जो पूरा सॉइल एनालिसिस रिपोर्ट है वो मेरे पास में नहीं है तो मैं नहीं बता पाऊंगा। ಸುನಿಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಇದು ಎರಡು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರ್ರಿ, ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಇದರದ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ you can ask them to be in the live, you know, they can come to the live and they can ask you directly. Right, so we can have them ask you question directly. Sir, आप अपना question जो है वो directly भी पूछ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जिन्होंने अपना ऑलरेडी रेज हैंड करके रखा है। हाँ, उनको बताइए। बात करते हैं। तो अभी लक्ष्मण जी ने अपना हैंड रेज किया है, आप डायरेक्टली अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क। लक्ष्मण जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। लक्ष्मण जी, आप अगर हमें सुन पा रहे हैं, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನ ಕೇಳಬಹುದು। ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सौरभ जी करके हैं। सौरभ जी, आप अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं? यू वांट टू आस्क योर क्वेश्चन? I think you can go ahead now. Yes, Mr. Sunil is also there. Sunil ji. ಹಲೋ ಸುನಿಲ್ ಸರ್, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ರಿ. ಹಲೋ ಸರ್, ಹಾ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ರಿ. ಯಾರು ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ? ನಿಮ್ದು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಕೇಳ್ರಿ. ಈಗ ಸರ್, ಅಜಿತ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುನಿಲ್ ಅವರೇ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನೀವು ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 1 ಗಂಟೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಸರ್. ಸರ್, ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳಿತ ಸರ್, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ರೈತರು ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಜನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ ತಕ 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, 20 ನಿಮಿಷ ಅದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಎಂಡ್ ಸರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. I think organizers should take a call on. Yes. ಸರ್, is my request ಸರ್, ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಕ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಅಜಿತ್ ಸರ್, ಎಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಎಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಹಾ, 10 ಇದು ನೋಡಿ ಅಜಿತ್ ಅವರು, ಹೇಳಿ ಸರ್. 10 ಮಿನಿಟ್ದಾಗೆ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದೇ 10 ಮಿನಿಟ್ದಾಗೆ ನಾವು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸರ್, ನಾನು ಸುನಿಲ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಸುನಿಲ್ ಕದಮ್. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕರೆನು. Next time again we'll call him. Next time. Yes, yeah, sure. Okay, sir. Next time. Thank you. So I think we should stop here, because if there are no questions, we can stop here. 2 more raise hands, sir. One is Mr. Malikarjun and Mr. Sanjeev. So take him in the live. आपका कुछ क्वेश्चन रहेगा सर, तो आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। हेलो। हाँ जी, बताइए। ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತು? Please go on. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್.
ಕ್ವಶನ್ ಶೈಲಿ ಅದು ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಹಾ ಸರ್, ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲಾರ ಪರವಾಗಿ 2 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಸಾಯಿಲ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ pH ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಾರೆ, 1ನೇ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಹಾ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ. 2ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ ಈಗ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಸುನಿಲ್ ಅವರು, ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಸಮರೈಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸ್ಪೋಕ್ ಟಿಲ್ ನೌ ಲಾಸ್ಟ್ 20-25 minutes. They request you to summarize in just 10-15 minutes if possible. That's what they have requested in Kannada. ಆಯ್ತು ಸರ್, ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡವರು ಇದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ. ಬಟ್ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐಡಿಯಲ್ pH ಮತ್ತೆ EC ಎಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು, ಸೊ ಐಡಿಯಲ್ pH ಬೇಕಾಗಿರೋದು 5.5 to 6.5. ಬಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. 5.5 to 6.5 ಆ pH ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದು ಐರನ್ ಮೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ pH ಐಡಿಯಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ದು pH ಅಲ್ಕಲೈನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಸಿಡಿಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಲ್ಫರ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಇದೆ, ಆ ತರ. ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪರರಿ ನಿಮ್ಗೆ pH ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಸಿಡ್ ಡೋಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ EC ಇದೆ, ಐಡಿಯಲ್ EC ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಚಲೋ. ಬಟ್ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ದು ಇನ್ಹೆರಿಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ ಸಾಯಿಲ್ದು ನಿಮ್ದು ಭೂಮಿದು ECನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ EC ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅದು 0.9 ದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೇಳಿ ಅಜಿತ್ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್, ನೀವ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಗೊಬ್ಬರನ ಫಸ್ಟ್ ನೀರ್ ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು ಹೌದು. ಅಜಿತ್. ಹಾ ಹೌದು. I think let us summarize. Yes. Let us sir, if you can summarize. Yeah. And sir, if you can just tell everybody in the 2 languages that we have a small poll for them, for the attendees. So I'm going to launch the poll once you are you summarize the thing, so they can just click on yes or no as their answers. Okay, and who is going to tell this? Is it Mr. Kulkarni sir, or I have you can do it in Kannada. Okay, so मैं पहले हिंदी में बताना चाहूंगा कि आप सभी लोगों ने मैंने जो फर्टिगेशन के बारे में आपको समझाया वो अच्छी तरीके से शांति से सुन लिया, उसके बारे में मैं आभारी हूँ। और जैसे ही ये प्रोग्राम खत्म होता है तो उसके बाद में आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, जिसका जवाब आपको हाँ या ना में देना है। उसके उत्तर उसके सामने दिए हुए हैं, उस पर आपको क्लिक करना है। हाँ जी अजीत जी, ये पोल अभी सामने है उनके। अभी सामने हैं। हाँ जी, हाँ अभी आपके सामने है। ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಹೇಳಿದ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದಿರಾ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನದ ಉತ್ತರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ದು ಪ್ರಶ್ನ ಸಪೋಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಅನುತ್ತರಿತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸುನಿಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ಕಿಸಾನ್ ಅವರು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಭಿ ಕಾ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಅಜಿತ್ ಇಂಗ್ಳೆಯವರನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೇ ನೀವು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರಿತೀವಿ ನೀವು. ಮತ್ತ ನಿಮ್ದು ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ದು ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕುಲಕರ್ಣಿ ಜಿ ಜಮಖಂಡಿ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್, ನಮ್ದು ಜಮಖಂಡಿ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಚೇರ್ಮನ್ ಮತ್ತ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಅಜಿತ್ ಅವರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರ. ನಮ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆದ ನಿಮ್ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.
ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಹಂಗಿಲ್ರಿ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. Sir, I think there are many requests for you to have maybe a Kannada session again, so we can have it next time. Yeah, please show the number, contact number. Yes, sir. So thank you very much, Ajit. Thank you very much. Thank you so much for today's informative webinar, sir. Thank you. ಅಜಿತ್ ಇಂಗ್ಳೆ ಅವ್ರದ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ರಿ, 9096955533. Sir, once again repeat. 909695 sir. 5553. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್.